Hello students, welcome to my channel Anubhuti Classes, the world of knowledge, and I am Rahul Saxena. स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज में लेके आया हूं वो हमारे अकाउंट की पार्ट बी की बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। इस बार इस चैप्टर से काफी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की संभावना है, तो उसी को देखते हुए मैं आपके लिए आज अकाउंटिंग रेशियोज की क्विक रिवीजन सीरीज लेके आया हूं। तो चलिए इसको रिवाइज करते हैं जल्दी से। हमारा आज का चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज। अब सबसे पहले हम अकाउंटिंग रेशियोज के मीनिंग को देख लेते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग होता क्या है। अकाउंटिंग रेशियोज आर दोज अकाउंटिंग रेशियो वे होते हैं दैट आर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बेस करते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अकाउंटिंग रेशियोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बेस करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे जैसे क्या, जैसे कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमारी बैलेंस शीट, उसके ऊपर बेस होते हैं एंड एक्सप्रेस एन अर्थमेटिकल रिलेशन, और एक अर्थमेटिकल रिलेशन दिखाते हैं बिटवीन वेरियस अकाउंटिंग वेरिएबल्स। जो भी हमारे अकाउंटिंग वेरिएबल्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, अर्थमेटिकल रिलेशन शो करते हैं, जिससे क्या हो सके, जिससे जो उसका जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इन अकाउंटिंग रेशियो से प्राप्त कर सकता है। अब यहां पे क्या है, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्रोपोर्शन। रेशियो को हम किस रूप में ज्ञात कर सकते हैं, रेशियो को हम प्रोपोर्शन के रूप में जैसे 2:1, 3:5, टाइम्स के रूप में जैसे 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स के रूप में निकाल सकते हैं, परसेंटेज के रूप में उनको निकाल सकते हैं, और किस वे में, उनको फ्रैक्शन के वे में भी उनको निकाला जा सकता है। अब ये टाइप्स ऑफ रेशियोज के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको हमें टाइम्स में निकालना है, कि उनको फ्रैक्शन में निकालना है, उनको किस तरीके से हमको निकालना है। अब यहां पे क्या होता है, अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो रेशियोज आर ऑफ 4 टाइप्स। कितने तरह के रेशियोज होते हैं, रेशियो हमारे 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज होते हैं, जिसमें मेरा पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो। इसको लर्न कर लीजिएगा, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा होता है हमारा एक्टिविटी या उसको कहते हैं टर्नओवर रेशियो, और चौथा होता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब एक मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि हर रेशियो में जैसे कि हर रेशियो के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो होते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में हमारे 4 रेशियो होते हैं, जिसमें पहला है डेब्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो, और चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब हमारा तीसरा टाइप ऑफ रेशियो है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। इसमें भी हमारे 4 तरह के रेशियोज होते हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब जो हमारा 4th टाइप ऑफ रेशियो होता है वो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इसमें हमारे 5 टाइप्स ऑफ रेशियोज होते हैं, जिसमें पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा होता है ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चौथा होता है नेट प्रॉफिट रेशियो, और पांचवा होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स, ये 4 तरह के रेशियो होते हैं और उनके उन 4 टाइप्स ऑफ रेशियो के ये सब टाइप्स हैं। अब एक एक करके आप इनके फार्मूलास को नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक एक करके इनके फार्मूला बताने जा रहा हूं, आप उनको नोट कर लीजिएगा या आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग अपना फर्स्ट टाइप ऑफ रेशियो देखते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। हमारा पहला रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इट रेफर्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म, ये फर्म की एबिलिटी बताता है टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस। फर्म क्या करे, अपने करंट ऑब्लिगेशंस को कितनी जल्दी पूरा कर लेती है। यानी कहने का मतलब ये है कि फर्म ने अगर कुछ लोन वगैरह लिया है तो करंट ऑब्लिगेशन जो है उनको फर्म कितनी जल्दी पूरा कर सकते हैं, इस चीज को हमारा लिक्विडिटी रेशियो शो करता है। दीज रेशियो आर यूज्ड, ये रेशियो यूज किए जाते हैं टू असेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अगर किसी को कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो उसके लिए वो लिक्विडिटी रेशियो को कैलकुलेट करेगा। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी रेशियो जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, पहला होता है करंट रेशियो और दूसरा होता है आपका लिक्विड रेशियो। तो हम यहाँ पे बताया कि 2 टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो होते हैं, जिसमें पहला है मेरा ये करंट रेशियो। अब करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, इसको नोट कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यानी कि करंट एसेट्स को जब करंट लायबिलिटीज से डिवाइड किया जाता है तो जो उसका आउटपुट निकल के आता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा करंट रेशियो कहलाता है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कीजिएगा
कि आइडियल करंट रेशियो इज 2:1, कि आइडियल करंट रेशियो जो आपका 2:1 होता है। अगर आपका करंट रेशियो 2:1 आता है तो उसको एक आइडियल रेशियो कहा जाएगा। अगर इसके आसपास भी रहता है तो भी हम उसको एक ठीक रेशियो बोलेंगे, लेकिन बहुत अधिक होना या बहुत उसको लेस होना उसके लिए खराब रहेगा, कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक नहीं बताएगा। तो एक आइडियल करंट रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। अब जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया करंट रेशियो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। तो यहाँ पे जरा हम करंट एसेट्स देख लें, क्या क्या करंट एसेट्स में हम शामिल करते हैं। करंट एसेट्स में हम शामिल करते हैं इन्वेंट्रीज, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपके दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, वो हमारे फिक्स्ड में आते हैं, लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जो कि विद इन 12 मंथ्स या बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल में हमारे डेटर्स आते हैं और हमारे बिल्स रिसीवेबल्स आते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि जो कैश है और कैश जैसी जो और चीजें, जैसे कैश एट बैंक है या और चीजें हैं, उसको हम क्या करेंगे, कैश और कैश इक्विवेलेंट को भी करंट एसेट में गिना जाएगा। और क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म्स लोन एंड एडवांस है, यानी कि जो हमने किसी को लोन वगैरह दे रखे हैं या एडवांस वगैरह दे रखे हैं, वो भी हमारी करंट एसेट्स में गिना जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अक्रूड इनकम है और एडवांस टैक्स है। तो इतनी हमारी करंट एसेट्स होती हैं जो कि हमारी इस जगह पे जिनकी वैल्यू रखी जाएगी। अब यहाँ पर करंट लायबिलिटीज देखते हैं, किनको हम करंट लायबिलिटीज बोलेंगे। तो करंट लायबिलिटीज में हम देखते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता है जिसमें। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में मेरे क्रेडिटर्स आते हैं और बिल्स पेबल्स आते हैं। फिर होता है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन बोरोइंग्स, यानी कि बोरोइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट अक्रूड है, कमा लिया गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जो एक्सपेंसेस अभी देने बाकी हैं, वो भी मेरी करंट लायबिलिटी में गिने जाते हैं। अनक्लेम्ड डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड जो अभी मांगा नहीं गया है, वो भी मेरा करंट लायबिलिटी में गिना जाता है। कास्ट इन एडवांस, आप सभी ने शेयर लगाया होगा, कास्ट इन एडवांस से आप लोग फेमिलियर होंगे कि जो कास्ट इन एडवांस दे दी गई वो भी किस में आती है, करंट लायबिलिटी में आती है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, खास करके प्रोविजन फॉर टैक्स जो है, वो मेरा करंट लायबिलिटी में गिना जाता है। तो इन सब की वैल्यू निकाल के हम कहां पे रखेंगे, इस जगह पे रखेंगे। और करंट लायबिलिटी से करंट एसेट्स को जब डिवाइड करेंगे तो जो आउटपुट निकल के आएगा वो कहलाएगा करंट रेशियो। तो इस तरीके से करंट रेशियो होता है। अब इसका दूसरा, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लिक्विडिटी रेशियो का सेकंड टाइप ऑफ रेशियो देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। अब यहां पे मैंने इसका फार्मूला लिखा है कि लिक्विड रेशियो का फार्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स। हम इसको लिक्विड एसेट्स भी बोल सकते हैं, हम इसको क्विक एसेट्स भी बोल सकते हैं, अपॉन करंट लायबिलिटीज। ध्यान रखिएगा कि चाहे आप लिक्विड रेशियो निकालिए और चाहे आप करंट रेशियो निकालिए, उसके अपॉन में जो है वो हमेशा करंट लायबिलिटीज ही रहेगी। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जब वो लिक्विड रेशियो लिखते हैं तो लिक्विड एसेट के साथ वो नीचे लिक्विड लायबिलिटीज लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा कि नीचे जो है वो करंट लायबिलिटीज ही रहेगा अपॉन में। तो यहाँ पे लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स जो एक ही बात होती है, अपॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का है कि आइडियल लिक्विड रेशियो जो होता है वो हमेशा 1:1 रहता है, यानी कि वो और भी ज्यादा लिक्विड होता है करंट रेशियो के मुकाबले और 1:1 होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लिक्विड एसेट या क्विक एसेट्स कौन सी होती है, या कैसे हम लिक्विड एसेट या क्विक एसेट को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे लिक्विड एसेट निकालने का फार्मूला होता है, हमने करंट एसेट्स, जैसा कि भी मैंने आपको पहले बता दिया, करंट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं। करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्रीज को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को और एडवांस टैक्स, इन तीन आइटम्स को अगर हम माइनस करते हैं तो हम कहां पहुंच जाएंगे, तो हमारा लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स निकल जाएगा। अब करंट लायबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेट करना पहले ही बताया था, चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। करंट लायबिलिटीज क्या, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या शामिल करेंगे। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले हम शामिल करेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जिनको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन बोरोइंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कास्ट इन एडवांस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, या जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स होता है। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे लिक्विडिटी रेशियो के दोनों रेशियो के फार्मूले थे, करंट रेशियो का और लिक्विड रेशियो का। चलिए अब हम सेकंड टाइप ऑफ रेशियो देखते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा दिया है, अब हम लोग देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, जो कि हमारा सेकंड टाइप ऑफ रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो। अब सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी रेशियो जो होता है वो कंपनी की शॉर्ट टर्म यानी कि लिक्विड पोजीशन जानने के लिए असेस किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन उसके उलट जो सॉल्वेंसी रेशियो होता है वो कंपनी की लॉन्ग टर्म एबिलिटी को असेस करता है। देखिए क्या है सॉल्वेंसी रेशियो,
दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म, यानी कि ये रेशियो जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं फर्म की एबिलिटी को असेस करने के लिए, टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, कि अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को कंपनी कब तक पूरा कर लेती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि किसके लिए होते हैं, ये कंपनी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को असेस करने के लिए होते हैं। दिस रेशियो रिवील्स टू थिंग, ये जो रेशियो है सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो दो चीजों को यहां पे रिवील करता है, दो चीजों को व्यक्त करता है। वो दो चीजें कौन सी होती है, पहली चीज ये होती है कि इन्वेस्टमेंट बाय प्रोप्राइटर्स, कि जो फर्म के मालिक हैं या जो कंपनी के मालिक हैं उन्होंने कितना पैसा अपने पास से लगाया हुआ है। और दूसरी चीज जो असेस होती है, अमाउंट रेस्ड फ्रॉम आउटसाइड फंड्स, यानी कितना पैसा जो है वो बाहर से उधार लिया गया है या बाहर से उठाया गया है। तो यहां पे सॉल्वेंसी रेशियो जो है हमारी दो चीजों को रिवील करता है कि कितना इन्वेस्टमेंट प्रोप्राइटर ने किया है और कितना अमाउंट जो है वो आउटसाइड फंड से रेज किया गया है। अब यहां पे हम देख लें कि सॉल्वेंसी रेशियो आर 4 टाइप्स। सॉल्वेंसी रेशियो कितनी तरह के होते हैं, 4 तरह के सॉल्वेंसी रेशियोज हमारे होते हैं। अब वो 4 तरह के रेशियो कौन से होते हैं, पहला हमारा रेशियो होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ये रेशियो आपका इंपॉर्टेंट रेशियो है और इसका फार्मूला तैयार कर लीजिएगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, यानी कि जितने भी डेब्ट्स होते हैं वो ऊपर रहते हैं और उसको इक्विटी से हम डिवाइड करते हैं। डेब्ट का मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होता है, जिसमें कि डिवेंचर्स, बैंक लोन और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए जाते हैं वो सभी लॉन्ग टर्म डेब्ट यहाँ पे डेब्ट में शामिल किए जाते हैं। और इक्विटी का मीन्स ये होता है कि जो बिजनेस के प्रोप्राइटर का जो पैसा है या उनकी जो जैसे कि उनकी शेयर कैपिटल है और उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो हम इक्विटी में रखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेब्ट में हम क्या शामिल करते हैं, डेब्ट में हम शामिल करते हैं डिवेंचर्स, मॉर्टगेज लोन शामिल करते हैं, बैंक लोन शामिल करते हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को शामिल करते हैं और पब्लिक डिपॉजिट्स को हम डेब्ट में शामिल करते हैं। इक्विटी में हम किसको शामिल करते हैं, इक्विटी में हम इंक्लूड करते हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इंक्लूड करते हैं। कैपिटल रिजर्व होगा तो वो भी हमारा इक्विटी कहलाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा इक्विटी में आएगा, जनरल रिजर्व हमारा इक्विटी में आएगा और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का बैलेंस जो है अगर वो प्रॉफिट में है तो प्लस में रहेगा, अगर वो लॉस में है तो उसको माइनस करेंगे। इस तरीके से ये हमारा डेब्ट और इक्विटी में शामिल किया जाता है, जिसको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे और इस तरीके से हम डेब्ट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा हमारा जो सॉल्वेंसी रेशियो होता है वो होता है टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, कि टोटल असेट्स का डेब्ट के संग क्या रेशियो है। इसका फार्मूला भी यही होता है, टोटल असेट्स अपॉन डेब्ट्स। तो यहां पे क्या है, टोटल असेट्स कौन सी होती हैं, जितनी भी हमारी करंट असेट्स होती हैं, नॉन करंट असेट्स होती हैं, जितनी भी हमारी टेंजिबल असेट्स होती हैं, नॉन टेंजिबल असेट्स होती हैं, वो सभी हमारी क्या होती है, सारी की सारी टोटल असेट्स, गुडविल वगैरह सब कुछ हमारी टोटल असेट्स में इंक्लूड की जाती हैं। और डेब्ट वही डेब्ट है जो अभी हमने इस फार्मूले में पुट अप किया था। क्या डेब्ट था, डेब्ट था हमारा डिवेंचर्स, मॉर्टगेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक डिपॉजिट्स। आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगला जो है, अगला तीसरा रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है वो होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स। इक्विटी का मींस ये होता है कि ये इक्विटी, यानी कि इक्विटी मींस इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसमें होती है, कैपिटल रिजर्व होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है। और टोटल असेट्स का मींस ये होता है कि टोटल असेट होता है करंट असेट्स और नॉन करंट असेट, जैसा कि भी आप पहले भी करंट असेट्स को निकालना सीख चुके हैं। चौथा जो सॉल्वेंसी रेशियो होता है वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि हमको वो प्रॉफिट चाहिए होता है जो हमारा इंटरेस्ट और टैक्स लगाने से पहले जो आएगा। तो हमें इसको क्या करना होगा, हम उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे जो हमारा इंटरेस्ट और टैक्स से पहले होगा और उसको किससे डिवाइड करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज से। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारे डिवेंचर्स होते हैं उन पे 10%, 5% कुछ इंटरेस्ट का चार्ज होता है, या और कोई लोन होता है जिसके ऊपर कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो उससे क्या होता है, उससे प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है। तो हमारा क्या आउटपुट आता है, हमारा आउटपुट होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो स्टूडेंट्स ये मेरे सॉल्वेंसी रेशियो। स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक फिफ्थ तरह का सॉल्वेंसी रेशियो भी होता है जो कि इंपॉर्टेंट है। उस फिफ्थ तरह के सॉल्वेंसी रेशियो का भी हम फार्मूला देख लेते हैं और उसको भी समझ लेते हैं कि फिफ्थ तरह का सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है।
ये रेशियो है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, और इसका फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, जैसा कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अभी हम पहले भी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या क्या शामिल होता है। डिबेंचर्स होते हैं, मॉर्गेज लोन होता है, बैंक लोन होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए लोन्स होते हैं, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स में शामिल होंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट में शामिल होंगे। और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में इसके कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड से जब हम लॉन्ग टर्म डेब्ट को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आउटपुट निकल के आएगा, हमारा आउटपुट निकल के आएगा डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। लॉन्ग टर्म डेब्ट हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, जरा कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे निकाला जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फार्मूला होता है कि टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि सभी करंट एसेट्स और सभी नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल एसेट्स को जो शामिल करते हैं वो हमारी टोटल एसेट्स होती है। और उसमें से जब हम करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करना हम अभी करंट रेशियो में सीख चुके हैं, करंट लायबिलिटीज को जब हम माइनस करते हैं तो हमारी क्या आती है, तो हमारा निकल के कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो इस तरीके से हमारा डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकलता है। अब स्टूडेंट्स, रेशियो एनालिसिस में अब हम अगला रेशियो देखते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। ये एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो होते क्या है और ये किस लिए कैलकुलेट किए जाते हैं, चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। दीज रेशियो इंडिकेट हाउ एफिशिएंटली, कि कितना एफिशिएंटली एंड प्रॉफिटेबली, और कितना प्रॉफिटेबली है द टोटल कैपिटल, यानी जो कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट की गई वो कितनी प्रॉफिट दे रही है। वर्किंग कैपिटल कितनी प्रॉफिटेबल है। फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेंट्री, और जो इन्वेंट्री यानी जो स्टॉक है बिजनेस का वो कितना प्रॉफिटेबल और कितना एफिशिएंटली उसको यूज किया जा रहा है, आर यूज्ड। ये रेशियो इस बात को इंडिकेट करते हैं। दीज रेशियो इंडिकेट, ये रेशियो इस बात को इंडिकेट भी करते हैं कि रैपिडिटी यानी कितनी तेजी से, विद रिसोर्सेज अवेलेबल, जो फर्म को रिसोर्सेज अवेलेबल हैं टू द कंसर्न आर बीइंग यूज्ड, उनका प्रयोग किया जा रहा है, उनको यूज किया जा रहा है। कि किस तरीके से ये रेशियो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जो रिसोर्सेज फर्म को अवेलेबल हैं या जो रिसोर्सेज कंसर्न को अवेलेबल हैं उनको कितनी रैपिडिटी से, कितनी तेजी से उनको यूज किया जा रहा है टू प्रोड्यूस रेवेन्यू, क्या करने के लिए, आपकी इनकम को अर्न करने के लिए। अब यहां पे क्या है, हम देखते हैं कि टर्नओवर रेशियो। अब टर्नओवर रेशियो यहां पे 4 तरह के लिखे गए हैं। पहले तरह का रेशियो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरे तरह का रेशियो होता है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, तीसरे तरह का रेशियो होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और चौथी तरह का रेशियो होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब यहां पे हम देखते हैं जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है उसका फार्मूला क्या होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब हम डिवाइड करते हैं किससे, एवरेज इन्वेंट्री से, एवरेज इन्वेंट्री से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, हमारा निकल के आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और एक खास बात इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी रेशियो हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं, एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, इनका जो आउटपुट होता है उसको टाइम्स में लिखा जाता है। उनको किस में लिखा जाता है, उनको टाइम्स में इंडिकेट किया जाता है। अब यहां पे हम देख लेते हैं जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, अगर परचेज रिटर्न है तो उसको माइनस कर दिया जाएगा, प्लस वेजेस प्लस कैरिज इनवर्ड, ध्यान रखिएगा कैरिज आउटवर्ड को नहीं बल्कि कैरिज इनवर्ड को ऐड किया जाता है, प्लस डायरेक्ट चार्जेस, डायरेक्ट चार्जेस में जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाएगा, तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकल के आएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, अगर आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो वो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये फार्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है कि इस फार्मूले के साथ साथ एक सब फार्मूला भी दिया गया है कि कभी कभी क्या पूछते हैं कि इसमें एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री पूछ ली जाती है। तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकलती है कि डेज इन ए ईयर, कि एक साल में जितने भी दिन हैं यानी कि 365 डेज अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकल के आएगी कि फर्म में इन्वेंट्री कितने समय तक रहती है। अब हम दूसरा रेशियो देखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्न रेशियो कैसे निकलता है, इसमें भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है लेकिन क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है।
यानी कि इसमें केवल क्रेडिट सेल्स को ही क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और इसमें क्या होगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से उसको डिवाइड किया जाएगा। एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल में हम किसको शामिल करते हैं, हम शामिल करते हैं डेटर्स को और प्लस बिल्स रिसीवेबल को, बिल्स रिसीवेबल को एवरेज इसमें ट्रेडेबल में हम शामिल करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ एक सब फार्मूला है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर पूछा जाता है, अगर डेज में है तो 365 लिखा जाएगा, अगर मंथ में निकालना है तो 12 लिखा जाएगा, और अपॉन एवरेज ट्रेडेबल टर्नओवर रेशियो। अब तीसरा फार्मूला, अब यहां पे हम देखते हैं हमारे यहाँ पे तीसरा रेशियो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड पेबल में क्या शामिल होता है स्टूडेंट्स, ट्रेड पेबल में शामिल होता है क्रेडिटर्स अब प्लस बीपी, बीपी मींस बिल्स पेबल, बिल्स पेबल को शामिल करते हैं। अब इसमें क्या है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला देख लेते हैं। इसमें नेट क्रेडिट परचेज को देखते हैं, यानी कि जितनी भी फर्म ने उधार क्रय की है, जितनी भी उधार खरीद की है, उसको क्या किया जाएगा, उसको यहाँ पे लिखा जाएगा अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल कहने का मतलब है कि ओपनिंग ट्रेड पेबल और प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल को जब हम ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज ट्रेड पेबल निकल के आएगा। इसके साथ ही साथ इसका एक सब फार्मूला लगा हुआ है कि एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकलेगा कि अगर डेज में है तो 365, अगर मंथ में पूछा गया तो 12 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जो कि यहां से हमारा कैलकुलेट हो आएगा। अब हमारा चौथा फार्मूला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलती है, उसका फार्मूला क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिएगा कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ही हम क्या बोलते हैं, नेट सेल्स बोलते हैं। यानी कि सेल्स में से जो सेल्स रिटर्न है जब उसको माइनस करते हैं तो हमारी क्या निकल के आती है, हमारी नेट सेल्स निकल के आती है। तो नेट सेल्स रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स को जब हम डिवाइड करेंगे वर्किंग कैपिटल से तो हमारा क्या निकल के आएगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकल के आएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जरा हम उनको देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, उसमें से परचेज रिटर्न अगर होगा तो माइनस कर देंगे, प्लस वेजेस प्लस कैरिज इनवर्ड प्लस डायरेक्ट चार्जेस। डायरेक्ट चार्ज में आपको बता चुका हूं क्या क्या शामिल होता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज थी, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, जो कि हमें हमारे पहले फार्मूले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में जरूरत है जिसकी एवरेज इन्वेंट्री की, वो कैसे निकलेगी, जब हम ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए क्या निकल के आएगा, हमारे एवरेज इन्वेंट्री निकल कर आएगा। अब तीसरी चीज है, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स, ये निकालना मैं आपको अभी करंट रेशियो में बता चुका हूँ। करंट एसेट्स में से हम माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज को, तो हमारा क्या निकल के आएगा, वर्किंग कैपिटल रेशियो या वर्किंग कैपिटल निकल के आएगी। इस तरह से स्टूडेंट्स यह हमारा एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो होता है। अब हम लोग स्टूडेंट्स अब हम अपना फोर्थ रेशियो देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट रेशियो है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज या फिर इनकम रेशियोज। जरा देख लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी या इनकम रेशियोज क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं। क्या कहते हैं, दीज रेशियोज इंडिकेट, ये रेशियो किस ओर इंडिकेट करते हैं, दैट कंसर्न, जो फर्म है या कंपनी जो है इज अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट, क्या वो इतना प्रॉफिट कमा रही है जो फर्म को मीट कर सके, फर्म के एक्सपेंसेस को, फर्म की जरूरतों को पूरा कर सके, और नॉट, या फिर वो नहीं कमा पा रही है। इसके लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या हम क्या करते हैं, या फिर इनकम रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यहाँ पे हमारे 5 तरह के होते हैं। पहला हमारा है, देखिएगा ध्यान से, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा हमारा है ऑपरेटिंग रेशियो। तीसरा हमारा होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चौथा हमारा होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। और पांचवा मैंने इस जगह पे लिखा है क्योंकि वहां पे मुझे लिखने के लिए जगह नहीं थी। पांचवा मेरा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं ROI। इसका फार्मूला अब हम देख लेते हैं कि सब पांचों के फार्मूला क्या क्या होते हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद रखिए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सेल्स भी बोलते हैं। नेट सेल्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि जब सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करते तो हमारी क्या निकल के आती है, तो हमारी नेट सेल्स निकल के आती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल के आएगा। जरा देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे।
जब हम सेल्स का कहने का मतलब है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। जब हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करेंगे तो मेरी क्या निकल के आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगी, जिसको हम यहाँ उसकी वैल्यू को रखेंगे और नीचे हम सेल्स की वैल्यू को रखेंगे और जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल के आएगा। एक बात और ध्यान देने की है कि जितने भी रेशियो निकल के आते हैं उनका आउटपुट हम परसेंटेज के रूप में लिखते हैं। इनको हम सभी किस रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, इनको परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है क्योंकि इनको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा मेरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दूसरा है मेरा ऑपरेटिंग रेशियो। अब ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू का फार्मूला मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, हमारा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकल के आता है। उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है और उसमें से ऑपरेटिंग इनकम को माइनस किया जाता है और इसको हम डिवाइड करेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहने का मतलब है कि सेल से जब हम उसको डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा ऑपरेटिंग रेशियो। अब देख लेते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू का मैंने आपको एक और फार्मूला लिख के दिया है, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो क्या निकल के कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू निकल के आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसकी मुझको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, वहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कहने का मतलब ये होता है कि सैलरी वगैरह को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में शामिल किया जाता है, उनको इंक्लूड किया जाता है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद साथ साथ एक ध्यान रखिएगा अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस भी इसमें ऐड किए जाते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट होता है, बैड डेब्ट्स होती है और इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन होता है। जब इन सबको एक साथ इंक्लूड करेंगे तो ये मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बन जाएगा, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे और माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या शामिल होता है, ऑपरेटिंग इनकम में इंक्लूड किया जाता है जो कमीशन रिसीव करते हैं और प्लस डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव और डिस्काउंट रिसीव जो हमको मिलता है वो मेरा ऑपरेटिंग इनकम कहलाता है। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया जाएगा और ऑपरेटिंग इनकम को माइनस किया जाएगा और नीचे इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको हम सेल से या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इसको डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ऑपरेटिंग रेशियो निकल के आएगा। अब हम अपना तीसरा रेशियो देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का स्टूडेंट्स फार्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और ऑपरेटिंग इनकम को हम जब ऐड कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, तो निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग इनकम हम निकालने का पहले ही सीख चुके हैं। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग इनकम, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग इनकम को ऐड किया था तो क्या निकल के आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है। उसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कह लीजिए सेल से जब उसको सेल से उसको क्या किया जाता है, जब डिवाइड किया जाता है और 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है क्या निकल के आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल के आता है। अब अगला रेशियो है मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो हमारा फोर्थ रेशियो है। उसका फार्मूला क्या होता है, उसमें हमको नेट प्रॉफिट चाहिए आफ्टर टैक्स। ये बात ध्यान रखिएगा कि हमको जो नेट प्रॉफिट चाहिएगा उसमें से टैक्स माइनस किया जाएगा, यानी कि हमको कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला। उसमें अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स उसको डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो निकल के आएगा। अब पांचवा यानी कि फिफ्थ और लास्ट हमारा रेशियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ROI बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसमें भी हमको नेट प्रॉफिट चाहिए होता है, लेकिन नेट प्रॉफिट कौन सा चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड, यानी कि इन तीनों चीजों से पहले का हमको नेट प्रॉफिट चाहिए होता है जिसमें इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड क्या हो, तीनों चीजें इंक्लूड हो और उसमें क्या उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड किया जाता है। तो मेरा क्या निकल के आता है, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल के आता है। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड को जरा कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट किया था वो देख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है जब हम शेयर होल्डर्स फंड को, शेयर होल्डर फंड में हम जानते हैं कि शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस वगैरह ऐड होता है, शेयर होल्डर फंड्स को और नॉन करंट लायबिलिटीज को ऐड करते हैं तो मेरा क्या निकल के आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आता है। एक और तरीका है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, जब हम नॉन करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल को ऐड करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, तब भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स
ये मेरे सारे फार्मूले थे जो 4 तरह के अकाउंटिंग रेशियोज थे, वो मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको सारे फार्मूले अच्छी तरीके से लर्न हो जाएंगे। आप इनको अच्छी तरह लर्न कर लीजिए, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह लर्न कीजिए, अच्छी तरीके से अपना पेपर दीजिए। जल्दी ही मैं अगली क्विक रिवीजन सीरीज आपको लेके आऊंगा।